गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा से आचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से ये काम करती है और क्या क्या इसमें कठिनाइयां रही कि इस विनिमय प्रणाली को हमको छोड़कर मौद्रिक विनिमय प्रणाली की तरफ आना पड़ा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तो एक गाय के बदले एक बोरी अनाज, एक बकरी के बदले आधा बोरी अनाज, 1 किलो घी के बदले 1 बोरी अनाज, 1 किलो चावल के बदले 2 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो मक्की, 5 किलो मक्की के बदले 1 किलो चीनी। इस प्रकार से वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता था। तो उस प्रणाली जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय वस्तु के बदले किया जाता है, ऐसी विनिमय प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाएं तो कुछ मात्रा में वस्तु विनिमय प्रणाली हमको देखने को मिलती है। गांवों में लोग सिके हुए चने लेकर जाते हैं तो 1 किलो सिके हुए चने के बदले 2 किलो बिना सिके हुए चने या 5 किलो गेहूं ले लेते हैं। वो एक प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली है। गांवों में कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि 1 किलो अनाज के बदले 2 किलो प्याज ग्रामीण खरीद लेते हैं या सब्जी खरीद लेते हैं। 1 किलो अनाज के बदले 1 किलो आलू खरीद लिया। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तो इसी प्रकार से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में न तो इतना विशिष्टीकरण था, ग्रामीण एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गांव होते थे, तो गांव में सभी लोगों के काम बटे हुए थे। वो इस प्रकार से एक दूसरे का वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से विनिमय किया करते थे। जैसे एक कुम्हार से मटका लेना है तो उसको 10 किलो अनाज दे दिया, उससे एक मटका ले लिया। ये वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या थी, पहली समस्या थी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अगर एक व्यक्ति के यहाँ शादी है और उसको सोना लेना है, अपने बच्ची को देने के लिए सोना लेना है, तो और उसके पास गेहूं बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, तो उसको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था तो जो कि गेहूं लेने के लिए तैयार हो और सोना देने के लिए तैयार हो। अब वो मार्केट में गया सुनार के पास कि मुझे सोना चाहिए, तो सुनार ने कहा कि नहीं, गेहूं तो मेरे पास भी खूब है, मुझे तो आप अगर चीनी देंगे तो मैं आपको सोना दे दूंगा। तो वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो गेहूं लेने के लिए तैयार हो और चीनी देने के लिए तैयार हो। अब वो चीनी वाले के पास गया तो चीनी वाले ने कहा कि मेरे पास गेहूं ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर मुझे आप नमक दो तो मैं आपको चीनी दे सकता हूं। तो गेहूं वाले व्यक्ति को नमक लेने के लिए जाना पड़ता था। नमक वाले ने कहा कि मुझे गेहूं की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो मक्की खाता हूं, मैं आपको नमक दे सकता हूं पर बदले में मुझे इसके चावल चाहिए। अब व्यक्ति गेहूं वाला चावल वाले के पास जाता है और उसको कहता है आप मेरा गेहूं ले लीजिए, मुझे चावल दे दीजिए। संयोग से वो व्यक्ति गेहूं लेकर चावल दे देता है, तो वो गेहूं लेकर उसको चावल देगा, चावल लेकर वह नमक वाले के पास जाएगा, उसको चावल देकर नमक लेगा, नमक लेकर वो चीनी वाले के पास जाएगा, उसको नमक देगा, चीनी लेगा, फिर चीनी अल्टीमेटली लेकर जाएगा वो सोनार के पास कि मुझे सोना दे दे। इस प्रकार से ये बहुत ही मुश्किल था कि जो चीज आप देने के लिए तैयार हो, सामने वाला वही चीज लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव में जो व्यक्ति जिसके पास जो ज्यादा अवेलेबल है, एक व्यक्ति ने मक्की बहुत बोई है तो वो मक्की के बदले कुछ और चीज चाहता है, पर जिस व्यक्ति से मान लीजिए वो मक्की के बदले कपड़ा चाहता है, पर कपड़े वाला जो है वो मक्की नहीं खाता है, वो गेहूं और चावल ही खाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मक्की लेने के लिए तैयार नहीं है, कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं। इस प्रकार की प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में आती थी। आज की तारीख में मक्की वाला मक्की बेच देगा, पैसा प्राप्त कर लेगा, बदले में वो कपड़ा खरीद लेगा पैसे से। इस प्रकार दोहरे संयोग की प्रॉब्लम नहीं है, पर वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। दूसरा, मूल्य। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी समस्या मूल्य के एक माप की कठिनाई है। जहां तक मौद्रिक विनिमय की बात है, मुद्रा में 100 का नोट है तो उससे वस्तु और सेवाएं बराबर आती है, या 500 का नोट लेकर जाएंगे तो आप जो वस्तु और सेवा खरीदना चाहते हैं वो बराबर आएगी। पर जहां वस्तु विनिमय प्रणाली है वहां गाय मुद्रा के रूप में प्रयोग होती थी, तो एक गाय के बदले में गेहूं की मात्रा अलग मिलती है, दूसरी गाय के बदले में गेहूं की मात्रा अलग मिलती है, क्योंकि जो मुद्रा के रूप में वस्तु प्रयोग में ली जा रही है वह मात्रा और गुण में समान नहीं होती है।
गाय अगर मुद्रा के रूप में प्रयोग में ली जा रही है या गेहूं मुद्रा के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे हैं तो गेहूं की किस्मों में भी अंतर होता है। इसी प्रकार से जानवरों को सींग मुद्रा के रूप में लिए जा रहे हैं तो उनकी किस्मों में भी अंतर होता है। तो इस कारण से वहां पर एक माप की कठिनाई है कि किस माप को माना जाए कि इससे 1 किलो चीनी आ जाएगी, कितनी चीजों से, कितने गेहूं से, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग गेहूं की क्वालिटी के हिसाब से 1 किलो चीनी के बदले में जो दी जाने वाली गेहूं की मात्रा है वो अलग अलग होगी। तीसरी प्रमुख समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में आती है वो है वस्तुओं के विभाज्यता की। कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपना टीवी बेचना चाहता है और वो टीवी के लिए 4000 रुपए मांगता है कि मैं पुराना टीवी है 4000 रुपए लूंगा, जबकि खरीदने वाला जो है वो कहता है मैं इसका 3000 रुपए से अधिक नहीं दूंगा। तो आपसी समन्वय से वो दोनों सौदा 3500 पर कर सकते हैं। क्योंकि मुद्रा के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है तो ये सौदा 3250 में भी हो सकता है, 3700 में भी हो सकता है, 3800 में भी हो सकता है, 3400 में भी हो सकता है। इन 3000 से 4000 के बीच में जहां पे भी मांग और पूर्ति का संतुलन होगा आपस में हो सकता है। पर यही चीज अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में हम बात करें तो वहां चूंकि वस्तु विभाज्य नहीं है, एक ऊंट वाला वो कहता है कि मैं एक ऊंट के बदले 5 भेड़ लूंगा और भेड़ वाला कहता है मैं इस ऊंट के बदले में 4 ही भेड़ दूंगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य 4.5 भेड़ों पर सौदा किया जाना संभव नहीं है। अर्थात वहां जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें मुद्रा विभाज्य नहीं होती है, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस कारण कई प्रकार के सौदे होने में परेशानी होती है, जबकि वर्तमान मौद्रिक युग में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मुद्रा के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, 100 रुपए के भी 1-1 रुपए का टुकड़ा हो सकता है, 1 रुपए का भी 50-50 पैसे के रूप में 2 टुकड़े हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के विभाज्यता की प्रॉब्लम होती थी। एक व्यक्ति को गाय के बदले में गाय के बदले में मान लो उसको चीनी खरीदनी, अब एक गाय के बदले में 5 बोरी चीनी आती है जबकि उसको चीनी 1 किलो ही खरीदनी है। तो ऐसी समस्या रहती है कि वो गाय का ऐसा नहीं हो सकता कि गाय का कोई अंग बेचकर वो 1 किलो ही चीनी ले, ये एक नई समस्या थी। इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के संचय की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने जवानी के दिनों में ज्यादा कमाता है ताकि उस बुढ़ापे में कुछ बच जाए और बुढ़ापा उसका आसानी से निकल सके। परंतु उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली में जब अनाज मुद्रा के रूप में प्रयोग में ली जाती थी तो अनाज खराब हो जाता था, या गाय मुद्रा के रूप में प्रयोग में ली जाती थी तो गाय व्यक्ति के बुढ़े होने से पहले गायों के मरने की संभावनाएं ज्यादा होती थी। तो वह वस्तुओं का वह मुद्रा का संचय नहीं कर सकता था। इस बारे में एक कहावत प्रचलित है। एक गायक कलाकार थे, वह किसी टापू पे गए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और अच्छा गाना गाया। वहां के राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने 1000 गायें उसको उस समय की मुद्रा के रूप में, चूंकि गायें चलती थी तो इनाम में 1000 गायें उसको मुद्रा के रूप में दी। अब स्थिति ये हो गई कि गायक कलाकार को उस मुद्रा के रूप में जो 1000 गायें प्राप्त हुई उनको खिलाने पिलाने के लिए और गाना गाना पड़ा ताकि उनके चारे की व्यवस्था की जा सके, उनके इलाज की व्यवस्था की जा सके। साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि गायों में कोई बीमारी हो गई तो उसकी वजह से बहुत सारी गायें मर गई और 3-4 साल 5 साल बाद वो उस टापू से वापस आया, तब तक उसके पास एक भी गाय नहीं बची थी। वो जैसे खाली हाथ गया था वैसे ही खाली हाथ वापस आया। तो ये एक समस्या मुद्रा के संचय के रूप में होती है। अनाज बहुत ज्यादा मुद्रा के रूप में संचय नहीं किया जा सकता, ऐसे पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग लिया जाता था तो वो भी मुद्रा के रूप में संचय नहीं किया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की भी समस्या थी। एक व्यक्ति का गांव में प्लॉट है या गांव में मकान है, उस गांव के मकान की जगह वो मान लीजिए दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता है तो दिल्ली में उसको ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता था जो उसके गांव का मकान लेने के लिए तैयार हो और दिल्ली में अपना मकान देने के लिए तैयार हो। ऐसा दोहरा संयोग मिलना बहुत ही कठिन था। और इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, गायें अगर मुद्रा के रूप में थी तो गायों को एक व्यक्ति मान लीजिए हरियाणा में रह रहा है और वो हरियाणा से अपने मुद्रा के रूप में गायों को लेकर दिल्ली जाना चाहता है तो उस मुद्रा को हस्तांतरण में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो ये वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में मुद्रा है, अगर व्यक्ति गांव का मकान है बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उस मुद्रा के बदले दिल्ली में जाकर मकान खरीद सकता है। एक व्यक्ति का खेत गाँव में है, उस गाँव के खेत को वो दिल्ली के आसपास हस्तांतरित करना चाहता है। नाउ
अभी पॉसिबल है वो गांव के खेत को बेचे, उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है उससे वह शहर में खरीद ले, शहर के आसपास खरीद ले। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली जब चलती थी तो इस प्रकार से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाना संभव नहीं था। इसी प्रकार से डिफर्ड पेमेंट, यानी कोई किसी व्यक्ति से कुछ उधार लेता है तो उसको वापस चुकाने में भी समस्या होती थी। आज के जमाने में आप किसी से 5,000 रुपये उधार लेते तो 5,000 का नोट और ब्याज आप वापस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वस्तु विनिमय प्रणाली में चूंकि मुद्रा के रूप में उधार नहीं दिया जाता था और वस्तुओं के रूप में उधार दिया जाता था, एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को एक बोरी गेहूं उधार दी तो बदले में उसको उसी क्वालिटी का वैसा ही गेहूं दिया जाना संभव नहीं था। या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 5 गायें उधार में ली तो वापस उसको उसी क्वालिटी की गायें दिया जाना संभव नहीं था। और सामान्यतः अगर इस प्रकार का कोई उधार लिया भी जाता था तो वापस लेने और उधार लेने वाले में और उधार देने वाले में दोनों में झगड़े का एक कारण बन जाता था कि सामने उधार देने वाला कहता था कि जो क्वालिटी का मैंने आपको गाय दिया या आपको जो अन्न दिया है या आपको मैंने चावल दिया या चीनी दी, आप उस क्वालिटी का या उस गुणवत्ता की वस्तु मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ये संभव है। वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतानों का माप किया जाना भी कठिन था। कितना ब्याज लिया जाएगा, एक गाय है उसने 2 महीने के लिए उधार ली तो गाय के साथ में वो बछड़ा लेगा या दूध लेगा या और कोई समस्या, कई प्रकार की समस्या थी। इसी प्रकार से एक विशिष्टीकरण की भी समस्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारे काम करने पड़ते थे। एक किसान है, वो खेत में जाकर हल चलाता, घर में आता, उसको लगता कि दरवाजा ठीक नहीं हुआ तो वो बढ़ाई का काम भी करता, उसको बाद में लगता कि लोहे का कोई काम बच रहा है तो उसको भी वह करता, खाने बनाने का भी काम करता। यानी उसमें स्पेशलाइजेशन का अभाव था क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति को बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे और उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर अलग अलग व्यक्तियों की सेवा खरीद ले। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कोई विशिष्टीकरण काम नहीं करते थे। सामान्य रूप से व्यक्ति क्या करते थे, जितना काम एक ही व्यक्ति धोबी का भी काम करता था, एक ही व्यक्ति खाती का भी काम करता था, एक ही व्यक्ति लोहार का भी काम करता था, वो रसोइये का भी काम करता था क्योंकि विशिष्टीकरण उसमें संभव नहीं था। वो खेती का कार्य भी करता था। परंतु वर्तमान में मुद्रा प्रणाली ने इस चीज को सरल बना दिया है। एक किसान है, वो अपना फसल उत्पादन का ही काम करे, उसको और अन्य जो भी काम कर रहे हैं वो फसल को बेचकर दूसरे व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 7 वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं थी। दोहरे संयोग का अभाव था, मूल्य के एक माप के में कठिनाइयां थी, कुछ वस्तुएं विभाज्य नहीं होती थी, मूल्य का संचय नहीं होता था, क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाना संभव नहीं था, स्थगित भुगतानों को कैसे मापा जाए और विशिष्टीकरण किस प्रकार से संभव हो, ये सारी समस्या थी जिनके चलते वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे लोप हो गई और उसका स्थान वर्तमान मौद्रिक प्रणाली ने ले लिया।